प्यारे बंधुओं नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास। वसु सुरेखा महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का अवश्य मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए शानदार और बेहतरीन कहानी ज्ञान रंजन की, जिसका नाम है पिता। तो प्रस्तुत करते हैं आप सभी के लिए कहानी पिता, कहानीकार ज्ञान रंजन। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली ही नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उसके गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजियत हो गई। बहदवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच कर कई बार पटका और जिस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट्टाहट चिल्लाए। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह अंदर के
घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता के अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाते हैं जहां हाथ की अंगुलियां दिक्कत से पहुंचती है। आकाश और दरखास्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद से शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंद ना लगा सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेस्टल्ड खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वाश बेसन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। वहाँ बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसों से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मेल काटेगी। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्कुटें, महंगे फल
पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए हैं। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरे द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र हैं जो पिता के लिए कुल्लू का सेव मांगने और दिल्ली एम्पियर से बढ़िया धोतियाँ मांगकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे। अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहें बगाहें मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद्दू लद्दू या दद्दू दद्दू। बाहर आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनकी सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने में उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों का हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सामान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदार की तरह रात का पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा। सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोग के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटवाएगा, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे में से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन, फिर तीसरा। चुपचाप सब खिजे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर की फिर माँ आएगी और पिता विजयी। पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं। पिता के आगे से पिता को कोई नहीं घेरेगा। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं, पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखे किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित
नहीं करते। फिर भी पिता की असंप्रति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र है। वह सोचते हुए उठा, कमरे में घूमने, सिगरेट पी सिगने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसके उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को ऐसा पाया शायद नींद नहीं आ सकेगी। यह ख्याल उसे घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने पुसड़कने से राजी हो गए और खुलदाबाद के किसी पलटू दर्जी के यहाँ सिलवाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही कम्युनिशियल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेता है। साहब लोग, मैंने कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में। जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते हैं, ये फैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, जिसके आगे पाँव की धूल है, मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क दिया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा, आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यत्रवत्र नियमवत रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जितना कुछ पढ़ा हो, उन्होंने उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चों के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चों के मुंह में स्तन दे पहले ही से बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तर पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चिपचप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि यह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूते रहे। उसने देवा के कुल्ले पर हाथ रख दिया,
लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त है। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्से में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। यह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जो बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं, क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो शुरू नहीं कर दिया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरकस पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक खिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उसे जबरन खींच नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद लिए चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी ब्रजजीवी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर है तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चूचहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पाश्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथों के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने आ गया। पिता ने उसके हाथ में अपने नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक हो लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए हैं। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष बाद बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, ज्ञान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितनी मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी
जिसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह संतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकाता रहा। न लोकोशेड से उड़ती इंजनों की सीटिंग ध्वनि, न कंक्रीट में ग्रैंड ट्रक से होकर आती घूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़े के टापे, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भौंका। बस कहो उल्लू एकागति। बस कहीं उल्लू एकागति एक वजन और विभत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठाएगी, घड़ी टनटना जाएगी और किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा। शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता न मरता है। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचने सिवाय सोने में कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फिरे के वक्त की खास खूंकार, कुत्ते और बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसके चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे का घूरा हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अर्ध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत काफूर हो गई थी, पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हैं, पता नहीं। अभी भी उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जमवाई ली है, ऐसा उन्होंने कोई तब कर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा, शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में अभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वह सुराही के प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ
लिपटे हुए बिस्तरों पर सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता लगा कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिरा कर उसका बायां हाथ खटिया की पाटी में झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूरब की ओर कौवे कांव कांव करते उठे। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध है। पता नहीं बाहर की उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। यहीं पर पिता कहानी समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।